नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। दोस्तों, कहते हैं डर की असली परिभाषा वही जान सकता है जिसने उसे अपने सामने खड़ा देखा हो। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वैसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है एक ऐसी महिला पुलिस इंस्पेक्टर की जिसकी ट्रांसफर के बाद से एक पूरे गांव का नाम मिट गया। एक गांव जो आज भी सरकारी नक्शों में है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं, क्योंकि जो वहां गया वो कभी लौटा नहीं। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि शापित पुलिस स्टेशन की वो सच्ची दास्तान है जो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 2003 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जगतपुर में नया पुलिस स्टेशन बना था। गांव के लोग खुश थे कि अब कानून व्यवस्था उनके इलाके में आएगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये थाना उनके लिए मौत का घर साबित होगा। राज्य पुलिस ने उस थाने के लिए एक नई इंस्पेक्टर भेजी थी। इंस्पेक्टर निशा वर्मा, 30 साल की, तेज तर्रार और अनुशासित अधिकारी। शहर में उसकी पोस्टिंग के दौरान कई बड़े केस सुलझे थे। सब उसे सम्मान की नजरों से देखते थे, लेकिन उसके आने के बाद से ही कुछ अजीब होने लगा। गांव के लोग कहते थे कि जब वो पहली बार पुलिस जीप से थाने के सामने उतरी तो हवा अचानक ठंडी हो गई थी। आसमान साफ था, फिर भी बादल घिर आए। निशा ने हंसकर कहा, लगता है यहाँ का स्वागत मौसम भी कर रहा है। कांस्टेबल रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मैडम, लेकिन यहाँ रात को मौसम जल्दी बिगड़ता है और आवाजें भी आती हैं। निशा ने भौहें चढ़ाईं। कौन सी आवाजें? रामू बोला, रात को पुराने कुएं की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं वो किसी जिंदा इंसान की नहीं होती। निशा ने उस पर कठोर नजर डाली। मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती। काम पर ध्यान दो, कहानियों पर नहीं। वो सीधी थाने के अंदर चली गई। थाना बिल्कुल नया था, लेकिन उसके चारों ओर का माहौल अजीब था। सड़क के पार एक सूखा बरगद था जिस पर सैकड़ों काले कौए बैठे थे। थाने के पीछे की जमीन पर एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पहले एक औघड़ बाबा का आसन था। शाम होते होते निशा ने सब कर्मचारियों को बुलाया। अब से इस थाने की हर रिपोर्टिंग समय पर होगी। गांव छोटा है, लेकिन अनुशासन बड़ा होना चाहिए। सभी ने जी मैडम कहा, पर किसी की नजरें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे सब डरे हुए हों। पहली रात निशा ने खुद रात्रि गश्त पर जाने का फैसला किया। उसके साथ कांस्टेबल बबलू था। रात के करीब 12:30 बजे वे जीप में निकल पड़े। गांव की गलियां सूनी थीं, हवा में सन्नाटा था। एक जगह पर अचानक जीप रुक गई। इंजन अपने आप बंद हो गया। निशा बोली, क्या हुआ बबलू? मैडम, लगता है इंजन फंस गया है। तभी उन्होंने सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे और चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। बबलू ने डरकर कहा, मैडम, ये कौन है? निशा बोली, शायद कोई गांव की औरत होगी, मदद चाहिए होगी। वो जीप से उतरकर आगे बढ़ी। सुनिए, आप यहां क्या कर रही हैं? वो औरत हिली तक नहीं। निशा ने पास जाकर उसका कंधा छुआ और अचानक वो औरत पलटी। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद, होंठ काले और दांत ऐसे जैसे किसी जानवर के हों। वो एक ही पल में हवा में गायब हो गई। बबलू चीखा, मैडम, वो क्या था? निशा हकबका गई थी, पर उसने खुद को संभाला। कहो मत किसी से ये बात, शायद कोई भ्रम था। अगली सुबह थाने में सब सामान्य था, लेकिन तभी कांस्टेबल रमेश थाने के पीछे के कमरे में गया और चीख पड़ा। वहां बबलू की लाश पड़ी थी, चेहरा पूरी तरह विकृत, आंखें बाहर निकली हुई और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है इंस्पेक्टर निशा। थाने में हड़कंप मच गया। गांव वाले कहने लगे कि वो जगह अभिशप्त है। किसी ने बताया कि जहां थाना बना है वहां पहले एक डायन को जिंदा जलाया गया था और मरने से पहले उसने कहा था, जिस दिन यहां कानून की वर्दी आएगी उस दिन मैं लौटूंगी। निशा इस सब को अफवाह मानती रही, लेकिन उस रात फिर वही हुआ। थाने की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। वायरलेस सेट में किसी की टूटी फूटी आवाज गूंजने लगी, इंस्पेक्टर निशा, तुम मेरी जगह ले चुकी हो। निशा ने टेबल पर रखी रिवॉल्वर उठाई और चिल्लाई, कौन है वहां? सामने आओ। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, इस बार पुलिस की वर्दी में। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी।
धीरे धीरे उसने कहा, अब मैं नहीं, तुम डायन बनोगी। और तभी पूरी इमारत की लाइटें बुझ गईं और उस रात थाने से 2 और पुलिस वाले गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, थाने के बाहर सिर्फ निशा की टोपी पड़ी थी और दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, थाना अब मेरा है। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात की चीखें अभी भी गांव वालों के कानों में गूंज रही थीं। सुबह जब लोग पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। थाने का गेट आधा खुला था और सामने की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, थाना अब मेरा है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने आगे बढ़कर देखा तो जमीन पर सूखी खून की लकीरें थीं, जैसे किसी को घसीटकर अंदर ले जाया गया हो। लेकिन अंदर कोई नहीं था, न निशा न कोई पुलिसकर्मी। सिर्फ एक चीज रह गई थी, टेबल पर रखी इंस्पेक्टर निशा की टोपी, जिस पर कीचड़ और खून के छींटे थे। गांव में दहशत फैल गई। कुछ लोग बोले कि निशा को गांव की डायन उठा ले गई और कुछ बोले कि निशा खुद वही डायन बन गई है जिसका श्राप इस जगह पर था। थाने की लाइटें अचानक अपने आप जलने लगीं। दरवाजे के बाहर किसी ने देखा, एक साया अंदर जा रहा है। वो साया किसी और का नहीं, निशा का था। लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। उसकी आंखें अब अजीब सफेद चमक लिए हुए थीं और उसकी त्वचा पर हल्की नीली झिलमिलाहट थी। वो सीधे ऑफिस के कमरे में गई, टेबल पर बैठी और फाइलें खोलने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कांस्टेबल रामू, जो भाग्य से बच गया था क्योंकि वो गांव गया था, डरते डरते थाने में दाखिल हुआ। उसने देखा निशा अपने कमरे में बैठी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, आप जिंदा हैं? निशा ने धीमे से सिर उठाया। उसकी मुस्कान अजीब थी, ठंडी और बिना भावना की। क्यों रामू? मैंने कहा था ना, डरना नहीं चाहिए। मैं यहीं थी, रामू ने डरते हुए पूछा। लेकिन बबलू, रमेश सब कहां गए? उनका क्या हुआ? निशा ने जवाब दिया, वो अब ड्यूटी पर नहीं है, उन्हें आराम मिल गया है। रामू ने देखा कि टेबल के नीचे से पानी टपक रहा था, लेकिन वह पानी नहीं था, खून था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। निशा उठी और बोली, कहां जा रहे हो? ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आवाज में अब औरत की कोमलता नहीं, एक भयानक ठंडक थी। रामू कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी आंखें फटी रह गईं। दरवाजे के पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो मुस्कुराई और एक पल में गायब हो गई। रामू की चीख पूरे थाने में गूंज उठी और फिर सन्नाटा। गांव वालों ने देखा कि अब थाने के गेट पर एक नया बोर्ड लगा है, इंस्पेक्टर निशा वर्मा, प्रभारी अधिकारी, नीचे लिखा था, प्रवेश निषेध। लोगों ने दोबारा अंदर जाने की कोशिश नहीं की। अब हर रात थाने से वही सायरन बजने की आवाज आने लगी, पर कोई नहीं जानता था कि उसे बजा कौन रहा है। धीरे धीरे निशा का आतंक बढ़ने लगा। जो भी थाने के आसपास आता वो गायब हो जाता। कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने निशा को जंगल के किनारे देखा था। वो पेड़ के नीचे बैठी थी और कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। किसी ने पास जाकर देखने की हिम्मत की तो देखा वो खाली हवा से बात नहीं कर रही थी। वहां उसके चारों ओर थाने के मरे हुए पुलिसकर्मी खड़े थे, जिनकी आंखें अब नीली रोशनी में जल रही थीं। उस रात गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। सभी लोग जमा हुए। सरपंच ने कहा, यह औरत इंस्पेक्टर नहीं, कोई अभिशप्त आत्मा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये पूरा गांव खा जाएगी। सबने तय किया कि अगले दिन गांव के पुरोहित त्रिलोक बाबा को बुलाया जाएगा। वो दूर के गांव में रहते थे और आत्मा बंधन का ज्ञान रखते थे। लेकिन जब अगले दिन लोग बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने सुनकर कहा, अब देर हो चुकी है, वो अब इंसान नहीं रही। उसी रात थाने के ऊपर से लाल धुआं उठने लगा। लोगों ने दूर से देखा, थाने की खिड़कियों से परछाइयां हिल रही थीं। कभी कोई दरवाजे से झांकता, कभी हंसी की आवाज आती और फिर एक आवाज गूंजी, इतनी जोर से कि पूरा गांव कांप गया। अब ये थाना मेरा नहीं, पूरा गांव मेरा है। जगतपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह की हल्की धूप में भी एक अजीब स्याही घुली रहती थी। लोग अपने दरवाजे बंद रखते, बच्चे बाहर खेलना भूल चुके थे और रात ढलने से पहले पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। हर कोई एक ही नाम से कांप उठता था, इंस्पेक्टर निशा वर्मा। वो नाम अब कानून नहीं, मौत का प्रतीक बन चुका था। एक सुबह गांव के चौकीदार ने देखा कि पुलिस स्टेशन के पास वाले बरगद के नीचे
कुछ लटक रहा है। वो पास गया तो देखा वो इंसान का शरीर था, सिर नीचे और आंखें खुली हुई, जैसे मरने के बाद भी किसी को घूर रहा हो। वो शव किसी का नहीं बल्कि गांव के नौजवान हरि का था, जो पिछली रात पुलिस स्टेशन के पास गया था क्योंकि उसने किसी को खिड़की से झांकते देखा था। थाने की दीवार पर इस बार कुछ नया लिखा था, जो देखेगा वो रहेगा नहीं। गांव में डर की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। बच्चों की आंखों में सवाल थे और औरतों की आंखों में आंसू। गांव के सरपंच रामलाल ने उस दिन दोपहर को सबको पंचायत चौपाल में बुलाया। हम ऐसे नहीं रह सकते, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। निशा कोई इंसान नहीं, वो कुछ और बन गई है, हमें कुछ करना होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने उसे पिछली रात देखा था थाना के छत पर। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे बल्कि नीचे की तरफ गिर रहे थे, जैसे वो उल्टा खड़ी हो। चौपाल में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। अंत में सरपंच ने तय किया कि वो सब मिलकर त्रिलोक बाबा को दोबारा बुलाएंगे, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन इस बार बाबा आने से डर रहे थे। उन्होंने दूत को जवाब भेजा, वो आत्मा अब अपने पूरे रूप में है, वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। रात को जब घड़ी ने 12 बजाए तो थाने के बाहर की सड़क पर पुलिस जीप अपने आप चलने लगी। उसमें कोई नहीं बैठा था, फिर भी हेडलाइट जली हुई थी। जीप धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ी। गांव के एक किनारे पर बकरियां बांधने वाला बुजुर्ग भीखन बैठा था। उसे लगा कोई गश्त पर आया है। वो उठा और बोला, मैडम, इतनी रात को? उसने देखा कि जीप के अंदर बैठी निशा उसकी ओर देख रही थी, पर उसके चेहरे पर अब इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर काले दाग फैल रहे थे। निशा ने कहा, थाने में चलो, पूछताछ करनी है। भीखन के पैर वहीं जम गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो चिल्ला भी नहीं सका। अगली सुबह उसका शरीर गांव के कुएं के पास पड़ा मिला। आधी देह राख हो चुकी थी। डर अब पागलपन बन चुका था। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, कुछ शहर की ओर, कुछ जंगल पार कर किसी और गांव में। जो नहीं जा सके, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगी और हनुमान चालीसा रखी। लेकिन निशा के साये के आगे सब बेमतलब था। थाने की छत से अब हर रात चीखें आने लगी, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी जवान की। लोग कहते थे वो उन आत्माओं की आवाजें हैं जो अब निशा के अधीन हैं। एक दिन दोपहर को गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी सुलोचना अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसने देखा दूर सड़क पर कोई चलकर आ रहा है। धूप में वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया उसकी परछाई लंबी होती गई। वो इंस्पेक्टर निशा थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। सुलोचना के मुंह से धीमी आवाज निकली, हे भगवान, अब गांव खत्म होने वाला है। निशा उसके सामने आकर बोली, अब तुम्हें भगवान नहीं, मुझे याद करना चाहिए। सुलोचना के घर से चीख सुनाई दी और जब लोग भागकर पहुंचे तो आंगन में सिर्फ राख पड़ी थी। अब गांव पूरी तरह सूना हो चुका था। थाने से रात को सायरन की आवाज अब नहीं आती थी, बल्कि हंसी आती थी, धीमी पर इतनी ठंडी कि सुनने वाले की आत्मा कांप जाए। लोग कहते हैं निशा ने अब सिर्फ थाना नहीं, पूरा गांव अपने वश में कर लिया था। वो अकेली रहती थी, लेकिन कभी कभी थाने की खिड़कियों में कई साए दिखते थे। वो उसी के मरे हुए साथी थे, अब उसके अनुचर। जगतपुर गांव अब मर चुका था। मकान खामोश, गलियां वीरान और हवा में सिर्फ एक सड़ा हुआ डर तैर रहा था। कहीं कहीं कुत्तों की हल्की आवाज आती थी, जो किसी अदृश्य साए को भांपकर रोने लगते थे। पर उस वीराने के बीच एक इंसान अभी भी जिंदा था, रवि। रवि गांव का 20 साल का लड़का, जो अपने माता पिता को खो चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन किसी अनकही ताकत ने उसे गांव में रोके रखा था। शायद इसलिए कि उसके मन में एक ही सवाल था, निशा की आत्मा इतनी भयानक कैसे बन गई। रात के करीब 10 बजे रवि ने एक टॉर्च और अपनी जेब में रखा चाकू उठाया। उसने घर का दरवाजा धीरे से खोला। बाहर अंधेरा पसरा था और हवा में नमी की गंध थी, जैसे बारिश आने वाली हो या जैसे किसी ने ताजा लाश दफनाई हो। वो धीरे धीरे चलते हुए पुराने बरगद के पास पहुंचा। वहीं से एक कच्चा रास्ता निकलता था, जो जंगल के बीचों बीच जाकर उस पुराने कुएं तक पहुंचता था। वही कुआं जहां कई साल पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था। लोग कहते थे
वो औरत पागल थी, पर कुछ बूढ़ों ने बताया था कि वो सच बोलती थी। उसने पहले ही कहा था, पुलिस स्टेशन शापित होगा, वहां की हर आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। रवि जब वहां पहुंचा तो हवा बिल्कुल थम चुकी थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसकी सांसें और सूखे पत्तों की सरसराहट। कुएं की मुंहडेर पर पुराने काले निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से खींचते हुए किसी को ऊपर लाने की कोशिश की हो, लेकिन असफल रहा हो। कुएं से हल्की सी धुआं जैसी ठंडी भाप उठ रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी, पर नीचे सिर्फ अंधेरा था, घना, गहरा और जीवित सा। अचानक उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे हवा उन्हें छू नहीं रही, बल्कि कोई सांस ले रहा हो। रवि ने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुएं से एक धीमी आवाज निकली, सच जानना चाहता है? रवि का दिल धड़क उठा। उसने टॉर्च नीचे झुकाई, पर कुछ न दिखा। आवाज फिर आई। निशा निर्दोष थी, उसे धोखा मिला। रवि की आंखें फैल गईं। कौन बोल रहा है? आवाज और साफ हुई। मैं वो हूं जिसे उन्होंने जलाया था। कुएं से धुआं उठने लगा और उसमें धीरे धीरे एक परछाई बनी। एक औरत की, काले बाल, चेहरा आधा जला हुआ और आंखों में वही नीली चमक जो अब निशा में थी। कई साल पहले वो परछाई बोली, मैंने इस गांव को बचाने की कोशिश की थी। इस थाने की दीवारों के नीचे एक दफन आत्मा थी, एक सैनिक की जो युद्ध में मारा गया था, लेकिन शांति नहीं पाई थी। उसने कसम खाई थी कि वो इस जगह के हर रक्षक को अपने साथ ले जाएगा। मैंने चेतावनी दी थी, पर उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। और अब हर नया पुलिसकर्मी जो इस थाने में आता है, वो उस श्राप का हिस्सा बन जाता है। रवि कांपते हुए बोला, तो निशा भी? हाँ, परछाई बोली, वो निर्दोष थी, उसे उस श्राप ने निगल लिया। अब वो वही बन गई है जिससे वो लड़ना चाहती थी। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? धीमी फुसफुसाहट में जवाब आया, हाँ, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। तुम्हें उस आत्मा की आंखों में देखना होगा और उसे खुद पहचानना होगा। रवि अभी कुछ समझ ही रहा था कि अचानक हवा तेज चलने लगी। कुएं से काला धुआं उठने लगा और जमीन हिल गई। वो भागने लगा, लेकिन उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, रुको, अभी तो सच शुरू हुआ है। जैसे जैसे वो भाग रहा था, पेड़ हिल रहे थे, पत्ते फुसफुसा रहे थे और पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो थाने के सामने पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवार पर लिखा था, सच जान लिया है ना, अब मरने की तैयारी कर। रवि ने कांपते हुए देखा। निशा वहीं खड़ी थी, वहीं आंखें, वहीं वर्दी, पर अब उसके पीछे दर्जनों साए खड़े थे। सब पुलिस वाले, सब मरे हुए। थाने के भीतर अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक ठंडी हंसी गूंज रही थी। रात के 12 बज चुके थे। थाने की दीवारों पर लगी टूटी हुई ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जली हुई मांस की गंध फैली थी। रवि धीरे धीरे भीतर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज सुनसान गलियारों में गूंज रही थी। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि मौत की सी नमी थी, जैसे दीवारें खुद सड़ रही हों। टेबलों पर पुराने केस फाइलें बिखरी थीं। खून के निशान अब भी सूखे नहीं थे। और उस सबसे आगे निशा खड़ी थी। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी वर्दी अब आधी जली हुई थी, चेहरा फीका पड़ चुका था, पर आंखों में वही नीली चमक जो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। रवि, उसकी आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, तुम कौन हो निशा? इंसान या कुछ और? वो हल्का सा मुस्कुराई, मैं वही हूं जो इंसान थी, लेकिन अब नहीं। मुझे धोखा मिला, मेरे ही लोगों ने मुझे इस श्राप के हवाले कर दिया। रवि ने पूछा, तुम्हें मुक्ति चाहिए? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुक्ति या बदला, ये दोनों अब एक ही चीज हैं। निशा धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस थाने की नींव के नीचे दफन है वो इंसान जिसने मुझे मारा था, इंस्पेक्टर ठाकुर सुरेंद्र सिंह। उसने मुझ पर डायन होने का इल्जाम लगाया, मुझे जिंदा जलाया और फिर अपनी रिपोर्ट में लिखा, मामला सुसाइड का था, पर मरने से पहले मैंने कसम खाई थी, जो भी इस वर्दी को पहनेगा
उसे मैं खुद में संभालूंगी। रवि पीछे हट गया। मतलब तुम सबको मार रही हो? नहीं रवि, निशा की आवाज गहरी हो गई। मैं उन्हें बचा रही हूं इस श्राप से, क्योंकि जो यहां जीवित रहता है वो उस आत्मा का गुलाम बन जाता है जो नीचे सो रही है। रवि ने कहा, अगर मैं उस आत्मा को रोक दूं तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? निशा ने धीरे से सिर झुकाया। हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सौदा करना होगा। कैसा सौदा? वो पास आई, उसके ठंडे हाथ रवि के गाल पर रखे। तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। अगर तुम उसे छल से पकड़ सको तो बाकी सब मुक्त हो जाएंगे, पर तुम हमेशा के लिए इस थाने का हिस्सा बन जाओगे। रवि की सांसें तेज हो गईं। तो ये एक जाल है? नहीं रवि, निशा बोली, ये सौदा है किस्मत से। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारें फटने लगीं, थाने की फर्श से नीचे की मिट्टी अलग होने लगी और वहां खुला एक गहरा काला सुराख, जिससे निकल रही थी एक गंध, जली हुई हड्डियों और लोहे जैसी। निशा ने कहा, वो जाग गया है, वही आत्मा जिसने इस जगह को श्रापित किया था। रवि ने टॉर्च उठाई और नीचे झांका। अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो चीख उठा, ये क्या है? निशा बोली, वो मौत है जिसे इंसानों ने खुद बनाया। रवि ने कांपते हुए कहा, अगर मैं नीचे जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा। निशा ने कहा, अगर तुम सच्चे रहे तो हां, पर अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें अपना बना लेगा। रवि ने गहरी सांस ली। मैं जाऊंगा। वो कुएं जैसे उस सुराख में उतरने लगा। हर कदम पर हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। नीचे सिर्फ सन्नाटा और गूंजती हुई फुसफुसाहटें। वापस जा, वरना तेरी आत्मा भी यहीं सड़ जाएगी। आखिरकार वो नीचे पहुंच गया। वहां सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर बैठा था एक साया, वर्दी में, पर चेहरा बिना आंखों का। तू कौन है? रवि चिल्लाया। साया बोला, मैं हूं वो न्याय जो कभी मिला नहीं। अब हर आत्मा मेरे नाम की है। रवि ने हिम्मत जुटाई। मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। साया हंसा। मुक्ति? ये जगह कभी नहीं बचेगी बेटा। यहां जो भी जिंदा आता है वो मरकर भी यहीं रहता है। अचानक निशा की आवाज ऊपर से आई, रवि, अभी नहीं रुको, उसे उसकी ही कसम से बांधो। रवि ने जेब से एक पुरानी लकड़ी की माला निकाली, वही जो उसे कुएं वाली औरत ने दी थी। उसने वो माला उस आत्मा की तरफ उछाली। जैसे ही माला उस पर गिरी, जमीन हिल गई। थाने के ऊपर की लाइटें एक एक कर फूटने लगीं और एक जोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठी, इतनी तेज कि पेड़ों से पक्षी मरकर गिर गए। जब रवि ने होश संभाला, वो फिर थाने के बरामदे में था। सब कुछ शांत था। निशा गायब थी और दरवाजे पर लिखा था, सौदा पूरा हुआ, अब वो थाने का नया रखवाला है। रवि की आंखें अब नीली थीं। उसके चेहरे पर निशा जैसी ही ठंडी मुस्कान थी। रात फिर वही थी, स्याही जैसी काली, हवा में वही जली हुई गंध और थाने की दीवारों पर वही पुराने खून के निशान। मगर अब फर्क था। अब उस थाने में एक नया साया था। रवि, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। चेहरा वही, वर्दी वही, पर आंखें अब नीली चमक रही थीं। वो चलता नहीं था, सरकता था। हर कदम के साथ फर्श से हल्की सी धुंध उठती थी, जैसे जमीन भी उसकी मौजूदगी से डर रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ नए पुलिस अफसर गांव पहुंचे। डीएसपी गुप्ता, 3 कांस्टेबल और एक ड्राइवर। उनका काम था जगतपुर पुलिस स्टेशन की जांच करना, क्योंकि पिछले 6 महीने से कोई संपर्क नहीं हुआ। जैसे ही वो थाने के दरवाजे पर पहुंचे, उनके पैरों तले कुछ चरमराया। वो एक जली हुई वर्दी की टोपी थी, जिस पर लिखा था इंस्पेक्टर निशा रावत। डीएसपी गुप्ता ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, अजीब है, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? एक कांस्टेबल बोला, सर, लगता है यहां कोई नहीं है। पर तभी अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वो दरवाजे के पास आया। रवि, आप लोग कौन? उसकी आवाज भारी थी, गूंजती हुई। डीएसपी बोला, हम जांच के लिए आए हैं। आप यहां अकेले? रवि मुस्कुराया। हाँ, बाकी सब चले गए अपने अपने मुकाम पर। गुप्ता ने पूछा, मतलब ट्रांसफर? रवि की मुस्कान फैल गई। हाँ, हमेशा के लिए। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, ये इंस्पेक्टर रवि होंगे। रिपोर्ट में इनका जिक्र था, पर ये तो लापता थे। रवि ने उनकी तरफ देखा। लापता? नहीं, मैं तो यहीं हूं। बस अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं।
जब अफसरों ने अंदर कदम रखा, दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई बोला, भाग जाओ। कोई बोला, अब देर हो चुकी है। डीएसपी ने हैरानी से चारों तरफ देखा। किसी ने कुछ कहा? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ की दीवारें पुरानी हैं, कभी कभी आवाज करती हैं। उसी वक्त बिजली गई। कमरे में सिर्फ एक टिमटिमाती मोमबत्ती बची थी और उसकी लौ में रवि का चेहरा अजीब लग रहा था। आधा इंसान, आधा परछाई। अचानक कांस्टेबल रामकिशोर चिल्लाया, सर, बाहर कोई है। सब दौड़कर बरामदे में पहुंचे। बाहर अंधेरा था, लेकिन सैकड़ों परछाइयां झूल रही थीं। सब पुलिस वालों की, सबके चेहरे अझले और सबकी आंखें नीली। डीएसपी के हाथ से बंदूक गिर गई। हे भगवान, ये क्या है? रवि पीछे से बोला, मेरे साथी जो यहां सेवा करते हुए मरे थे, अब वो भी मेरे जैसे हैं, थाने के रखवाले। डीएसपी ने फौरन ड्राइवर को चिल्लाया, गाड़ी स्टार्ट करो। ड्राइवर ने इंजन ऑन करने की कोशिश की, पर गाड़ी नहीं चली। अचानक बोनट के नीचे से खून जैसा कुछ बहने लगा और गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। रवि ने धीरे से कहा, कोई यहां से नहीं जा सकता। यह जगह अब जिंदा नहीं और मैं भी नहीं। उसने अपनी जेब से वही पुरानी माला निकाली जो अब काली पड़ चुकी थी। जब तक ये माला यहां रहेगी, कोई आत्मा बाहर नहीं जाएगी। डीएसपी गुप्ता ने कांपते हुए कहा, रवि, हम इंसान हैं, हमें जाने दो। रवि की हंसी गूंज उठी। मैं भी तो इंसान था, जब तक मुझे धोखा नहीं मिला। अब मैं इंसाफ करता हूं, अपनी तरह से। उसने हाथ उठाया और हवा में लहराते ही चारों तरफ नीली लौ उठी। कांस्टेबलों की आंखें पल भर में सफेद हो गईं और उनके शरीर हवा में झूलने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा थाना चीखों से भर गया। सुबह हुई तो जगतपुर फिर वीरान था। गांव के लोग जो दूर से देखने आए थे, उन्होंने देखा थाने की दीवारों पर खून से लिखा था, शाप खत्म नहीं हुआ, बस रखवाला बदल गया। और थाने के मुख्य कमरे में रवि की कुर्सी पर किसी ने लाल फूल रखे थे, जैसे वो अब भी ड्यूटी पर हों। रात के 2 बज रहे थे। जगतपुर का शापित थाना अब शांत था, कम से कम बाहर से देखने पर भीतर वो जगह अब भी जिंदा थी। दीवारें सांस ले रही थीं और हर कोना किसी अनकही चीख की गवाही दे रहा था। वहां इंस्पेक्टर रवि अपनी कुर्सी पर बैठा था, वही कुर्सी जिस पर कभी निशा बैठा करती थी। फर्क बस इतना था कि अब उस कुर्सी के नीचे खून की एक परत जमी थी, जो सूखने का नाम नहीं ले रही थी। रवि के हाथ में एक पुराना फाइल था, केस नंबर 13, इंस्पेक्टर निशा रावत का रहस्यमय गायब होना। वो धीरे से मुस्कुराया, गायब नहीं, वो यहीं है। उसने फाइल बंद की और खिड़की के बाहर देखा। हवा में वही ठंडी नमी थी जो तब महसूस होती है जब कोई अदृश्य ताकत पास होती है। और फिर किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, क्या तू खुद को बचा पाएगा रवि? वो झटके से पलटा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर अचानक राख से एक शब्द उभर आया, निशा। रवि ने धीरे धीरे कदम पीछे लिए। निशा, तू लौट आई। एक ठंडी हवा चली और सामने वही नीली परछाई बनी। वो थी निशा, अब पहले से भी ज्यादा भयानक, ज्यादा ठंडी और ज्यादा खूबसूरत। मैं कहीं गई ही कब थी? उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन दर्द भी छिपा था। रवि ने कहा, मैंने तुम्हें मुक्त किया था। नहीं रवि, वो बोली, तूने मुझे नहीं, खुद को बांधा था। मैं अब तुझसे जुड़ी हूं। तू जिएगा तो मैं भी रहूंगी, तू मरेगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। रवि ने डर और गुस्से के बीच कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं बस इस शराब को खत्म करना चाहता हूं। निशा हंसी। जो इस थाने में आता है वो कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। रवि ने अपनी जेब से वही पुरानी पुलिस बैज निकाली। वो निशा का था, उस पर खून के निशान अब भी ताजा थे। वो बोला, अगर मुझे इस वर्दी की कसम है तो मैं इस थाने को आजाद करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान देनी पड़े। निशा की आंखें एक पल को नम हुई। रवि, तू नहीं जानता ये जगह किसकी है। यहाँ की जमीन किसी इंसान की नहीं, ये दफन की गई रूहों की है। रवि चिल्लाया, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इंसाफ के बिना ये वर्दी सिर्फ कपड़ा है। अचानक थाने की सारी लाइटें जल उठीं, दीवारों पर पुराने नाम उभरने लगे, सब मरे हुए पुलिस वालों के। फर्श फटने लगी और उन दरारों से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों, हजारों हाथ। किसी के पास हथकड़ी थी,
किसी के पास ट्रिगर, किसी के पास सड़े हुए कागज। रवि ने बंदूक उठाई, पर हर गोली हवा में घुलने लगी। निशा बोली, अब ये तेरी परीक्षा है रवि, अगर तू डर गया तो तू भी मेरा हिस्सा बन जाएगा। रवि ने दीवार की तरफ देखा, जहां अब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वर्दी की कसम या मौत की मुहर। रवि धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच पहुंचा। उसने जमीन पर बने उस पुराने गोले को देखा, जहां से कभी आत्मा जागी थी। उसने अपनी बंदूक वहीं रख दी और हाथ जोड़कर बोला, जिस आत्मा ने इस जगह को श्राप दिया वो सामने आए, मैं उसे इंसाफ दूंगा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर जमीन फट गई और एक भयानक साया बाहर निकला, लंबा जलता हुआ और आंखों में खून भरा। वो वहीं था, इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह। तू ही है नया रखवाला? उसकी आवाज किसी गड़गड़ाहट जैसी थी। रवि ने सीधा जवाब दिया, हाँ, और मैं इस श्राप को खत्म करने आया हूं। सुरेंद्र सिंह हंसा, जिस श्राप ने मुझे जन्म दिया उसे तू मिटा नहीं सकता। मैं वही हूं जिसने इस थाने को जिंदा रखा। मेरे बिना ये दीवारें गिर जाएंगी। रवि ने दहाड़ लगाई, तो गिर जाने दे। अगर तेरा अस्तित्व लोगों की मौत पर टिका है तो ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं। वो आगे बढ़ा और निशा की बैज जमीन पर फेंकी। जैसे ही बैज गोले के बीच गिरा, पूरा थाना हिल उठा। हर दीवार से आग की लपटें निकलीं और निशा चिल्लाई, रवि नहीं, अगर तू ऐसा करेगा तो तू खुद मिट जाएगा। रवि ने आंखें बंद कर लीं और कहा, वर्दी की कसम, अब यह श्राप खत्म होगा। एक पल के लिए सब रुक गया, फिर धमाका। पूरा थाना आग में बदल गया। धुआं आसमान तक उठा। गांव के लोग दूर से देख रहे थे, जैसे कोई पुरानी आत्मा आखिरकार राख बन रही हो। सुबह जब धुआं थमा तो वहां सिर्फ राख बची थी, ना थाना ना दीवारें, बस जमीन पर एक बैज पड़ा था, इंस्पेक्टर रवि कुमार, और उसके नीचे लिखा था, जिसने वर्दी की कसम निभाई उसने खुद को मिटा दिया। जगतपुर अब राख बन चुका था। जहां कभी पुलिस स्टेशन खड़ा था, वहां अब सिर्फ जली हुई ईंटें, मुड़ी हुई लोहे की सलाखें और राख की एक मोटी परत बची थी। गांव के लोग दिन में तो पास से निकल जाते थे, पर रात होते ही उस ओर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि जब हवा चलती तो राख से किसी के कदमों की आवाज आती थी, धीमी, ठंडी और डरावनी। कभी कभी कोई फुसफुसाता सुनाई देता, वर्दी की कसम अभी बाकी है। कुछ हफ्तों बाद जिला मुख्यालय से एक नई टीम पहुंची। सरकार ने आदेश दिया था, जगतपुर में नया थाना बनाया जाएगा। नए इंस्पेक्टर का नाम था अरविंद चौहान। 30 के दशक का सख्त लेकिन ईमानदार अफसर। वो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, साहब वहां मत जाइए, वो जगह जिंदा है। लेकिन अरविंद हंस पड़ा, भूत प्रेत नहीं होते, जो डरता है वो मरता है, और मैं नहीं डरता। वो अपने 4 कांस्टेबलों के साथ पुराने थाने की राख पर पहुंचा। अरविंद ने कहा, यहां नया बिल्डिंग बनेगा, सब सफाई करो। जैसे ही मजदूरों ने फावड़ा चलाया, उन्हें राख के नीचे से कुछ मिला, एक पुराना पुलिस बैज। उस पर लिखा था, इंस्पेक्टर रवि कुमार। अरविंद ने बैज उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा एकदम थम गई। फिर अचानक एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने झटके से बैज गिराया। क्या बकवास है ये? पर तभी बैज अपने आप जमीन में धंस गया और राख से हल्का सा नीला धुआं उठा। कांस्टेबल डरकर बोले, साहब ये जगह सच में ठीक नहीं है। अरविंद ने गुस्से में कहा, चुप रहो, जो दिखता है वही सच नहीं होता, काम करो। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, थाने की राख के बीच से चालें बदलती परछाइयां दिखने लगीं। रात के करीब 10 बजे अरविंद फाइलें देख रहा था। उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर। वो पलटा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, थोड़ा और करीब, वर्दी की कसम। अरविंद ने टॉर्च उठाई, चारों तरफ रोशनी फेंकी, पर टॉर्च की रोशनी में धुआं घूमने लगा और उस धुएं के बीच एक चेहरा उभरा, रवि का चेहरा। आंखें नीली, गाल आधे जले हुए। अरविंद की सांसें रुक गईं। कौन है तू? रवि की आवाज आई, जो तू बनने वाला है। अरविंद ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। राख उसके पैरों के चारों ओर घूमने लगी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, घुटनों तक, कमर तक, सीने तक। अचानक हवा में किसी की चीख गूंज उठी, अरविंद भाग जा,
वो एक औरत की आवाज थी, निशा की। रवि का साया झटके से मुड़ा। तू अब भी उसे बचाना चाहती है? निशा की परछाई नीले धुएं से बनी और बोली, इस बार नहीं रवि, श्राप को खत्म करने के लिए किसी को बलिदान देना होगा, और वो अरविंद नहीं होगा। रवि गरजा, तो कौन होगा? निशा ने दर्द भरी आवाज में कहा। मैं। राख से जमीन फिर फट गई। नीचे वही अंधेरा कुआं दिखाई दिया जिससे ये सब शुरू हुआ था। उसमें अब आग नहीं थी, बल्कि सैकड़ों नीली रूहें घूम रही थीं। निशा ने अरविंद की तरफ देखा। भाग जा इंस्पेक्टर, नहीं तो तू भी इसमें समा जाएगा। अरविंद चिल्लाया, नहीं, ये सब खत्म करो। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर श्राप को तोड़ने के लिए किसी को आत्मा देनी पड़ती है। अब मेरी बारी है। वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी। रवि चिल्लाया, निशा मत जा, तू मेरा हिस्सा है। निशा पलटी, उसकी आंखों में आंसू थे। और तू? मेरी गलती। वो छलांग लगाकर कुएं में कूद गई। एक तेज चीख, एक नीली रोशनी, और फिर सब शांत। अगले दिन गांव वाले पहुंचे। जहां राख थी वहां अब एक साफ मैदान था। कोई दीवार नहीं, कोई निशान नहीं, बस मिट्टी के बीच एक चीज पड़ी थी, 2 बैज साथ साथ। इंस्पेक्टर निशा रवाट और इंस्पेक्टर रवि कुमार, और उनके नीचे कागज पर हवा में खुद से लिखा हुआ था, अब वर्दी शुद्ध है। 3 महीने बीत चुके थे। जगतपुर अब धीरे धीरे फिर से बसने लगा था। गांव के लोग मानने लगे थे कि अब वह डरावना श्राप खत्म हो गया है। पर सच्चाई यह थी, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती हैं, सही वक्त आने का इंतजार करती हैं। सरकार ने आदेश दिया था, पुराने थाने की जगह नया पुलिस स्टेशन बनाया जाए। नए मजदूरों की टीम आई। उन्होंने नींव खोदनी शुरू की। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा, पर दूसरे दिन एक अजीब चीज हुई। मजदूरों में से एक, रमेश, जमीन खोद रहा था। अचानक उसकी फावड़ी किसी चीज से टकराई। वो झुका तो देखा, नीली मिट्टी में एक हाथ का निशान था। उसने मजाक में कहा, अरे, लगता है पुराने पुलिस वालों ने यहां अपनी मुहर छोड़ दी है। बाकी हंसने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वही नीला निशान धीरे धीरे गायब हो गया। नए इंस्पेक्टर अरविंद ने गांव छोड़ दिया था, पर उसकी जगह अब सब इंस्पेक्टर संदीप शर्मा को नियुक्त किया गया था। संदीप जवान था, पर अंधविश्वासों से दूर नहीं। गांव में कदम रखते ही उसे ठंडी हवा ने घेर लिया। सर, लोग कहते हैं ये जमीन अभिशप्त है, कांस्टेबल ब्रजेश बोला। संदीप ने हल्की हंसी के साथ कहा, भूत अगर सच में होते तो किसी ने गिरफ्तारी का वारंट जरूर जारी किया होता। लेकिन उसी रात जब वो साइट पर गया तो उसने देखा नींव की मिट्टी में नीली चमक उठ रही थी। वो पास गया, मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी, और तभी एक आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे किसी ने कान में कहा हो, वर्दी की कसम। संदीप ठिठक गया। वो आवाज बहुत परिचित थी, पर उसने कभी नहीं सुनी थी। उसने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में उड़ी हुई राख। अगले दिन 3 मजदूरों ने काम छोड़ दिया। उनका कहना था कि उन्हें रात में कोई औरत दिखी थी, जो आधी राख और आधी इंसान जैसी थी। वो बार बार कह रही थी, थाना मेरा है। ठेकेदार ने इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन उसी शाम जब वो दफ्तर में हिसाब लिख रहा था तो उसने देखा कि उसकी रजिस्टर की आखिरी लाइन पर खुद ब खुद कुछ लिखा जा रहा है। शाप अब खत्म नहीं हुआ। तीसरे हफ्ते नया थाना बनकर तैयार हो गया। दीवारें चमकदार, नई वर्दियां और ताजा पेंट की खुशबू। संदीप ने गर्व से कहा, देखो, अभिशाप जैसी कोई चीज नहीं होती। बोर्ड लगाया गया, पुलिस थाना, जगतपुर। रात के करीब 12 बजे संदीप अपने केबिन में बैठा रिपोर्ट लिख रहा था। अचानक उसके सामने रखी फाइल अपने आप खुली। एक पुरानी तस्वीर उसमें से गिरी। वो तस्वीर थी इंस्पेक्टर निशा रावत की। संदीप ने तस्वीर उठाई। उसने देखा, तस्वीर के पीछे लिखा था, मैं लौटूंगी। टेबल पर रखी मोमबत्ती एक झटके में बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया, और फिर वही आवाज, धीरे, ठंडी और डरावनी, थाना मेरा है। अगली सुबह थाने में अफरा तफरी थी। कांस्टेबल ब्रजेश और एक गार्ड दोनों मृत पाए गए। उनके चेहरे पर कोई चोट नहीं थी, पर आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। डॉक्टर ने कहा, दोनों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक लाइन थी जो सबको सन्न कर गई। दोनों के फेफड़ों में राख पाई गई। रात को थाने की बिजली अचानक चली गई। जनरेटर चालू नहीं हो रहा था।
संदीप टॉर्च लेकर बाहर निकला। बाहर आकाश में लाल बादल छाए थे और तभी थाने की दीवार पर किसी की छाया उभरी। वर्दी पहने एक औरत की, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। वो धीरे से बोली, मैंने कहा था थाना मेरा है। संदीप ने चीखने की कोशिश की पर उसकी आवाज गले में अटक गई। वो भागने को पलटा पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। थाने की खिड़कियों से नीली लपटें उठने लगीं। सुबह जब लोग पहुंचे तो नया थाना जलकर राख बन चुका था, पर इस बार राख में सिर्फ एक चीज मिली, एक नई पुलिस टोपी जिस पर लिखा था सब इंस्पेक्टर संदीप शर्मा, और उसके नीचे जमीन पर राख से उभरा एक वाक्य था, शाप अभी जिंदा है। जगतपुर अब एक मृत गांव बन चुका था। 3 बार वहां पुलिस स्टेशन बना, तीनों बार वह जलकर राख हो गया। सरकार ने अब उस जगह को अवैध क्षेत्र घोषित कर दिया था। कोई निर्माण नहीं, कोई रहना नहीं, पर सच तो यह था कि वो जमीन खुद किसी को वहां रहने नहीं देती थी। दिल्ली से आई एक युवा पत्रकार रीना माथुर, उसने सुना था जगतपुर की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। टीवी चैनल पर वह एक शो चलाती थी, अनकही सच्चाई। रीना ने ठान लिया था कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। लोगों ने उसे रोका, मैडम उधर मत जाइए, वो जमीन इंसान नहीं छोड़ती। रीना मुस्कुराई, मैं सच्चाई ढूंढने आई हूं, भूत नहीं। वो अपने कैमरामैन के साथ पुरानी पुलिस चौकी के खंडहरों तक पहुंची। सूरज डूब रहा था, हवा में राख की गंध थी। खंडहरों में उसे आधी जली एक फाइल मिली। उस पर धुंधला लिखा था, केस नंबर 13A, निशा रावत। रीना ने पन्ने पलटे, लेकिन ज्यादातर जले हुए थे। सिर्फ एक लाइन साफ थी, निशा का जन्म गांव में नहीं हुआ, वो लौट आई थी। रीना हैरान रह गई, मतलब लौट आई थी कहां से? वो सब समझने के लिए अगले दिन जिला रिकॉर्ड ऑफिस गई। वहां पुराने पुलिस रजिस्टर में उसे निशा के बारे में जो जानकारी मिली वो किसी भी तर्क से परे थी। रिकॉर्ड के मुताबिक इंस्पेक्टर निशा रावत का नाम सन 1952 की फाइल में भी था और उसकी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हाल के रिकॉर्ड में। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? एक बूढ़ा बाबू बोला, बिटिया कुछ नाम नहीं मिटते। कभी सुना है रावी घाट की डायन का किस्सा? रीना ने सिर हिलाया। बाबू ने फुसफुसाकर कहा, वही थी वो जिसने वर्दी पहनकर शाप दिया था। कई दशक पहले रावी नदी के किनारे एक औरत रहती थी, निशा रावत। वो एक साधारण औरत थी, पर गांव वालों ने उस पर डायन होने का इल्जाम लगाया। लोगों ने उसे पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, जिस वर्दी ने मुझे नहीं बचाया, अब उसी वर्दी को मैं अपना लहू बनाऊंगी। उसकी चीख के साथ राख हवा में घुल गई। उसी साल जगतपुर थाने की नींव डाली गई थी और पहली इंस्पेक्टर बनी थी निशा रावत। रीना अब डर चुकी थी, लेकिन पीछे हटना नहीं चाहती थी। उसने कैमरा ऑन किया और उस रात उसी जगह डॉक्यूमेंट्री शूट करने का फैसला किया। आधी रात को हवा तेज होने लगी। उसने माइक्रोफोन में कहा, यह वही जगह है जहां दर्जनों पुलिसकर्मियों की मौत हुई। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाया। रीना ने नजदीक जाकर देखा। एक औरत की परछाई राख से बनी थी, वर्दी पहने, सिर झुका हुआ और आंखों में नीली चमक। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, सवाल मत पूछ, जवाब सुन। रीना कांप गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो परछाई बोली, वो जो न्याय चाहती थी पर जलाकर राख कर दी गई। रीना ने कहा, निशा? और अगले ही पल हवा में राख घूमी और जमीन पर नीले अक्षरों में लिखा गया, मैं अधूरी हूं। रीना ने देखा कि उसके आसपास की राख हिलने लगी थी। उसमें से कई चेहरे उभर आए, मरे हुए पुलिसकर्मी, गांव वाले, मजदूर, सब कुछ बुदबुदा रहे थे, वो अधूरी है, वो लौटेगी। रीना ने भागने की कोशिश की पर कैमरा गिर गया। कैमरे की स्क्रीन में आखिरी फ्रेम था, रीना की आंखों में नीली चमक। अगले दिन पुलिस को रीना का कैमरा मिला, पर वो खुद गायब थी। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक भयानक दृश्य था। एक औरत राख से उठती है, वर्दी पहनती है और कहती है, अब मेरी कहानी कोई अधूरी नहीं रहेगी। सुबह का समय था। जगतपुर के बाहर की सड़क पर एक जीप धीरे धीरे रुकती है। धूल उड़ती है, टायरों के निशान पुराने राख के निशानों से मिल जाते हैं। जीप से एक महिला उतरती है, काले बाल,
सलीके से पहनी वर्दी, गले में पुलिस आईडी, नाम लिखा है इंस्पेक्टर रीना माथुर। गांव वाले हैरान रह गए। फिर से पुलिस? रीना मुस्कुराई। हाँ, मैं नए थाने की प्रभारी हूं, अब यहां फिर से कानून चलेगा। किसी ने हिम्मत करके कहा, मैडम यहां भूत रहते हैं। रीना ने शांत नजर से कहा, कानून से बड़ा कोई भूत नहीं होता। लेकिन उसके पीछे जीप का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, धीरे से, बिना हवा के। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उस पल मिट्टी में नीली राख फिर से हिलने लगी थी। रीना ने पुराने खंडहर के पास नया टेंट ऑफिस बनाया। पहली रात उसने रजिस्टर खोला, फाइलें व्यवस्थित करने लगी। अचानक उसे एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, वर्दी मेरी आत्मा है। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, हल्की पर ठंडी। कैमरामैन जो उसके साथ आया था बोला, मैडम ये लाइन तो उस पुरानी इंस्पेक्टर की कही हुई है, निशा रावत की। रीना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें नीली थीं। वो बोली, हाँ मैंने ही कहा था। कैमरामैन ठिठक गया। आपने? रीना की आवाज गूंजी, वर्दी कभी मरती नहीं, बस आत्मा बदलती है। रात के 12 बजे थाने के चारों ओर राख उड़ रही थी। रीना अकेली कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने जलती मोमबत्ती बार बार बुझती और जलती। अचानक टेबल पर रखी राख से 3 आकृतियां बन गईं, रवि, निशा और संदीप की। रवि बोला, तू कौन है, क्यों लौट आई? रीना बोली, मैं तुम सबका अपूर्ण न्याय हूं। तुमने इस जमीन को श्राप दिया, अब मैं इसे पूरा करूंगी। निशा बोली, न्याय या बदला? रीना की आवाज में गूंज थी, दोनों। राख घूमने लगी, हवा सिसकारने लगी। थाने की दीवारें अपने आप खड़ी होने लगी। पुराना शापित पुलिस स्टेशन फिर से बन रहा था, लेकिन इस बार जीवित। सुबह गांव वालों ने देखा कि जहां राख थी वहां फिर से ईंटें खड़ी थीं। कोई निर्माण नहीं हुआ था, फिर भी दीवारें पूरी थीं। बोर्ड पर लिखा था, पुलिस थाना जगतपुर पुनर्स्थापित। रीना दरवाजे के सामने खड़ी थी। वर्दी पर राख जमी थी, पर वो चमक रही थी। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, बेटी ये कैसे संभव है? रीना ने धीमे स्वर में कहा, जहां न्याय अधूरा हो वहां समय खुद लौट आता है। और उसी वक्त थाने की घंटी अपने आप बजने लगी। कई सालों बाद पहली बार शाम को रीना ने रिकॉर्ड में लिखा, केस नंबर 1, लापता व्यक्ति रीना माथुर। कांस्टेबल ने चौंक कर पूछा, मैडम ये तो आपका ही नाम है। रीना ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, हाँ, और अब मुझे खुद को ढूंढना है। कांस्टेबल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसका शरीर हवा में उठ गया और राख बनकर बिखर गया। रीना मुस्कुराई, अब कोई नहीं बचेगा जो मेरे अतीत को मिटाए। उस रात थाने की लाइट अपने आप जल गई। फोन की घंटियां बजने लगीं। कोई बोला, मदद करो, मैं फंस गया हूं। रीना ने रिसीवर उठाया। कौन बोल रहा है? आवाज आई, रवि कुमार। निशा ने मुझे माफ नहीं किया। रीना ने रिसीवर नीचे रख दिया और बोली, अब माफी का वक्त बीत चुका है। थाने की दीवारें कांपने लगीं, नीली आग उठी। रीना के पीछे वही पुरानी डायन की छवि उभरी, लंबे बाल, राख से बना शरीर। वो बोली, तू मेरी ही परछाई है रीना, अब तू पूरी हो चुकी है। अगले दिन गांव वाले फिर पहुंचे। थाना खड़ा था, सही सलामत, चमकदार, लेकिन दरवाजे पर एक बोर्ड लटका था, केवल मृत आत्माओं के लिए प्रवेश। और अंदर रीना वर्दी पहने बैठी थी। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। वो धीरे से बोली, अब कानून नहीं, श्राप चलेगा। जगतपुर अब डर का दूसरा नाम बन चुका था। गांव के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा फैला रहता था। न पंछियों की आवाज, न बच्चों की हंसी, सिर्फ हवा में राख की गंध और किसी अनकही कराह की गूंज। कहा जाता था कि रात होते ही हवा में पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है, पर आसमान में कोई गाड़ी नहीं होती। और जब कोई उस आवाज के पीछे जाता तो वो सुबह तक लौटता नहीं था। उस दिन सुबह का आसमान अजीब था, काले बादलों के बीच लाल चमक। गांव के लोग खेतों की तरफ देख रहे थे, जहां पहली लाल बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। एक बूढ़ी औरत चीखी, रक्त वर्षा, ये वही दिन है। लोग डर कर घरों में भाग गए, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर बूंद जमीन को नहीं, बल्कि आवाजों को भिगो रही थी, कहीं से रोने की, कहीं से हंसने की। शाम तक पूरा गांव लाल कीचड़ से भर गया।
और उसी कीचड़ के बीच थाने की इमारत नीले धुएं में लिपटी खड़ी थी। रीना अपनी कुर्सी पर बैठी थी। टेबल पर पुराने केसों की फाइलें खुली थीं। हर फाइल पर किसी की तस्वीर, रवि, निशा, संदीप, अरविंद और अब वो खुद। फाइलों के नीचे एक नया कागज था, केस नंबर 666, रक्त वर्षा। उसने लिखा, सजा अभी बाकी है। तभी दरवाजा अपने आप खुला। बाहर लाल बारिश तेज हो गई। हवा में राख और खून की गंध घुली थी और थाने की दीवारों पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, अब इंसाफ नहीं, इंसाफ। पहली मौत हुई मुखिया के बेटे की। वो अपने घर की छत पर खड़ा था, लाल बारिश में नहाते हुए हंस रहा था। अचानक उसके सिर पर बिजली गिरी। शरीर काला नहीं हुआ, बल्कि पूरा राख जैसा सफेद। दूसरे दिन 2 और लोग मरे। तीसरे दिन पूरा स्कूल खाली मिला। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे, लाल खून से बने हुए। हर निशान में एक ही शब्द लिखा था, थाना। रात को गांव की कुछ औरतें अपने बच्चों को लेकर थाने के बाहर पहुंची। वो रीना से मदद मांगने आई। मैडम, हमें बचा लीजिए, बारिश बंद करा दीजिए। रीना खामोश रही, फिर धीरे से बोली, जब मैंने मदद मांगी थी तब किसने सुना था? उसकी आंखें नीली चमकने लगी। बारिश और तेज हो गई। औरतों ने देखा, हर बूंद अब खून नहीं थी, बल्कि चेहरे थे मरे हुए पुलिसकर्मियों के, जो बादलों में तैर रहे थे। वर्दी की कसम। ये शब्द हर तरफ गूंजने लगे। औरतें भागीं, पर थाने की दीवारें उनके चारों ओर उठ गईं, जैसे कोई जिंदा मकान उन्हें निगल रहा हो। बारिश थमने के बाद गांव में कोई नहीं बचा, बस एक आवाज रह गई, ध्यान दो, केस नंबर 666। कई मील दूर मुख्यालय में एक सिपाही ने रिपोर्ट दी, सर, जगतपुर से कोई संपर्क नहीं हो रहा, वहां की पुलिस टीम लापता है। कमिश्नर ने कहा, एक नई टीम भेजो। 2 दिन बाद नई जीप वहां पहुंची। थाने के बाहर बोर्ड लगा था, इंस्पेक्टर रीना माथुर ऑन ड्यूटी। अंदर सब साफ सुथरा था, फाइलें करीने से रखी हुई। रीना टेबल पर बैठी थी, वर्दी एकदम नई लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है अधिकारियों, जगतपुर थाना अब सुरक्षित है। कमिश्नर ने राहत की सांस ली। बहुत बढ़िया काम किया इंस्पेक्टर। रीना ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद सर, अब आप भी आराम कीजिए। कमिश्नर ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन लाल तरल में बदल गई। वो डूबने लगा। चीखते हुए बोला, ये क्या है? रीना की आवाज ठंडी थी, रक्त वर्षा, इंसाफ का हिस्सा। सुबह जब सूरज निकला, थाने की इमारत फिर राख में बदल चुकी थी। बस एक कुर्सी पर रीना की वर्दी पड़ी थी, जिस पर खून के छींटे सूख चुके थे। दीवार पर खुद ब खुद लिखा हुआ था, रक्त वर्षा फिर लौटेगी जब झूठ वर्दी में छिपेगा। और दूर आसमान में फिर लाल बादल बनने लगे। जगतपुर गांव अब मानो धरती से मिट चुका था। हर घर खाली, हर सड़क सूनी, बस हवा में गूंजती थी, केस नंबर 666। और रात के अंधेरे में पुलिस सायरन की टूटी हुई धुन। लेकिन उसी वीराने में उस रात एक बूढ़ा साधु आया। उसकी जटाई राख में सनी थी, हाथ में एक तांत्रिक डमरू और लोहे की छड़ी थी। लोग उसे अघोर बाबा कहते थे, जो मृत आत्माओं से भी संवाद कर सकता था। बाबा ने गांव के मुहाने पर कदम रखा तो उसकी छड़ी अपने आप कांपने लगी। वो बुदबुदाया, यह भूमि रक्त से नहीं, पाप से भीगी है। उसने मिट्टी की एक छुटकी उठाई। मिट्टी में किसी इंसान के बाल और खून के कतरे मिले। दफन नहीं, फंसे हुए हैं सब, वो धीरे से बोला। बाबा थाने की तरफ बढ़ा। थाने के दरवाजे अपने आप खुल गए और भीतर से ठंडी हवा निकली, जैसे किसी कब्र का मुंह खुल गया हो। थाने के अंदर वही फाइलें थीं, पर अब वो खुद से खुल रही थीं। हर फाइल के पन्नों से किसी मरे पुलिस वाले की फुसफुसाहट निकल रही थी। हमें बचा लो, हमें शांति चाहिए। बाबा ने डमरू बजाया। कमरा अचानक लाल रोशनी में डूब गया। फर्श पर बने खून के निशान धीरे धीरे रीना के चेहरे का आकार लेने लगे। वो मुस्कुराई। कौन हो तुम जो मेरे थाने में घुस आया? बाबा ने कहा, मैं वो हूं जो पाप को जन्म देने वाले कर्मों को जलाता है। तेरी आत्मा इस धरती से ऊपर नहीं जा पा रही रीना, क्योंकि तू न्याय चाहती थी पर रास्ता गलत चुना। रीना की हंसी गूंज उठी। न्याय? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे मरा समझकर फेंक दिया था। अब हर कोई मेरा डर महसूस करेगा। बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी।
दीवारों पर अतीत के दृश्य उभर आए, रीना का ट्रांसफर, गांव वालों की ताने, सहकर्मियों का विश्वासघात और उसकी रहस्यमय मौत। फिर दिखा वो दृश्य जब रीना का शव थाने में ही दीवार के अंदर दफनाया गया था ताकि कोई सच्चाई ना जान सके। बाबा बोला, तेरे साथ अन्याय हुआ रीना, पर तूने जिस आग में उन्हें जलाया, अब वही आग तुझे भस्म करेगी। बाबा ने अपनी थैली से 7 दिए निकाले। हर दिया किसी आत्मा के नाम पर था। रवि, निशा, संदीप, अरविंद, जगदीश, सीमा और रीना। ये 7 आत्माएं ही इस श्राप का केंद्र हैं। वो बोला, अगर 7वां दिया भी बुझ गया तो पूरा जगतपुर फिर कभी नहीं जागेगा। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। थाने के अंदर तूफान उठने लगा। फाइलें उड़ने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और दीवारों से नीला धुआं उठने लगा। रीना चीखी, तू मुझे नहीं रोक सकता। उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। बाल हवा में उड़े, आंखों से लाल रोशनी फूटी और दियों की लौ बुझने लगी। बाबा ने कांपते हुए आखिरी मंत्र बोला, जो अन्याय करे वही अपने ही श्राप में बंधे। आखिरी दिया टिमटिमाया और फिर पूरा थाना सफेद रोशनी में डूब गया। जब रोशनी थमी तो वहां कुछ नहीं था, ना बाबा ना रीना, बस राख से बना एक गोला जिसमें रीना की मुस्कुराहट ठहरी हुई थी। वो गोला धीरे धीरे हवा में घुल गया। थाने की इमारत टूटकर जमीन में समा गई और आसमान में पहली बार साफ नीला रंग दिखाई दिया। लेकिन 3 दिन बाद एक सरकारी नोटिस जारी हुआ। जगतपुर थाना क्षेत्र में नई पुलिस पोस्ट स्थापित की जाएगी। इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त रीना माथुर, पोस्टिंग अप्रूव्ड। कागज पर रीना की साइन एकदम ताजी थी, जैसे किसी ने कल ही की हो। 3 महीने बीत चुके थे उस दिन को जब जगतपुर की धरती ने आखिरी बार खून की बारिश देखी थी। सरकार ने फैसला किया कि वहां फिर से एक नया थाना बनाया जाएगा ताकि क्षेत्र में कानून और व्यवस्था दोबारा कायम की जा सके। कागजी दुनिया में सब कुछ सामान्य था, पर जो लोग उस जगह को जानते थे उन्हें यकीन था कि वहां अब सिर्फ कानून नहीं, एक आत्मा का राज था। एक जीप गांव के टूटी साइन बोर्ड के पास रुकी। जगतपुर, जनसंख्या अज्ञात। जीप से 3 लोग उतरे। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, सख्त और निडर। सब इंस्पेक्टर नेहा तिवारी, जो हाल ही में शहर से ट्रांसफर हुई थी। कांस्टेबल गौरव, जो बार बार इधर उधर देख रहा था। विक्रम ने कहा, यह जगह जितनी बदनाम है उतनी खाली भी। चलो थाना देख लें। थाना अब नया बना था, पर पुरानी जमीन वही थी। दीवारें चमकती थीं, फर्श पर ताजा पेंट की गंध थी। नेहा ने गौर किया, दीवार के एक कोने पर एक पुराना खून का निशान अभी भी था, जिसे कितनी भी बार पेंट किया गया वो मिटा नहीं था। रात में जब बाकी सब सो गए, नेहा फाइलें देखने लगी। ड्रॉर में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, इंस्पेक्टर रीना माथुर। पहला पन्ना खोला तो ऊपर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझो तुम अगली बारी के हकदार हो। नेहा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हर पन्ने पर मौतों के विवरण थे, संदीप, रवि, निशा और आखिर में लिखा था, केस नंबर 666, अधूरा इंसाफ। नेहा ने घबराकर डायरी बंद कर दी, पर तभी उसे कमरे के बाहर से सायरन की आवाज आई। वो खिड़की की तरफ भागी, पर बाहर अंधेरा था। अगली सुबह गौरव ने कहा, मैडम, रात को किसी ने थाने का बोर्ड बदल दिया है। नेहा और विक्रम बाहर गए। बोर्ड पर अब लिखा था, रीना माथुर ऑन ड्यूटी। विक्रम ने गुस्से में कहा, किसने मजाक किया है ये? गौरव बोला, सर, रात को तो कोई बाहर नहीं गया। तभी हवा में ठंडक बढ़ने लगी। थाने की लाइटें अपने आप झिलमिलाने लगी और रेडियो से धीमी आवाज आई, केस नंबर 666, रिपोर्ट सबमिट करें। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह आवाज, यही तो डायरी में थी। शाम होते ही चारों ओर धुंध फैल गई। गांव का हर कोना धुंधले धुएं से ढक गया। विक्रम ने बाहर से आती आवाज सुनी, जैसे कई कदम एक साथ चल रहे हों। वो बाहर निकला तो देखा, पुरानी पुलिस यूनिफॉर्म पहने सिपाही खड़े थे, पर उनके चेहरे नहीं थे, बस काली धुंध के साए। एक साया आगे बढ़ा और बोला, इंस्पेक्टर रीना ने हमें भेजा है, थाना फिर चालू हो गया है। विक्रम ने बंदूक उठाई। कौन है रीना? दिखाओ खुद को। सायरन की आवाज और तेज हुई और थाने के अंदर दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा ने देखा, अंदर कुर्सी पर रीना बैठी थी, वही नीली वर्दी, वही ठंडी मुस्कान। वापसी मुबारक हो,
वो बोली, अब तुम्हारी ड्यूटी यहां है, हमेशा के लिए। थाने की घड़ी रुक गई। 12 बजे रात। चारों तरफ हवा में राख के कण उड़ रहे थे। फाइलें खुली, हर पन्ने पर नई एंट्री दर्ज हो गई। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान मृत, एसआई नेहा तिवारी निरीक्षणाधीन, कांस्टेबल गौरव गुमशुदा। नेहा चिल्लाई, ये सब क्या है? रीना ने धीरे से कहा, यह थाने की परंपरा है, हर नए अफसर को अपना हिस्सा निभाना पड़ता है। विक्रम ने रीना पर गोली चलाई, पर गोली उसके आर पार निकल गई। रीना मुस्कुराई, गोलियां कानून को मार सकती हैं, न्याय को नहीं। अगली सुबह थाने के बाहर एक नई जीप खड़ी थी। दरवाजे खुले थे, पर अंदर कोई नहीं था। टेबल पर एक ताजा रिपोर्ट रखी थी। केस नंबर 666, कार्यवाही जारी है। और थाने के बाहर बोर्ड पर अब लिखा था, इंस्पेक्टर नेहा तिवारी ऑन ड्यूटी। जगतपुर अब किसी नक्शे पर मौजूद नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड में इसे त्यागा हुआ क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। पर कुछ फाइलें अब भी ऐसी थीं जो हर रात अपने आप खुल जाती थीं, जिनके ऊपर लिखा था, केस नंबर 666 अभी अधूरा। उस रात हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। जंगल की डालियां टूटने की आवाज आ रही थी और दूर कहीं सायरन बज उठा, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना रेडियो खुद से चालू हो गया हो। इंस्पेक्टर नेहा तिवारी अब 3 दिन से अकेली थी। विक्रम और गौरव दोनों गायब थे। थाने में बस उनकी कुर्सियां रह गई थीं और उनके नाम फाइलों में मृत दर्ज हो चुके थे। नेहा अपने कमरे में बैठी थी। सामने वही पुरानी डायरी खुली थी, रीना माथुर की डायरी। उसने पढ़ा, जब न्याय का रास्ता बंद कर दिया जाए तो आत्मा खुद कानून बन जाती है। नेहा की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। डर और गुस्सा उसके अंदर किसी आग की तरह मिल गए। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटी, रीना वहीं थी, नीली वर्दी में मुस्कुराती हुई। रीना बोली, अब तू समझेगी नेहा, ये थाना कैसे चलता है? नेहा कांपते हुए बोली, तू चाहती क्या है मुझसे? रीना की आवाज गूंज उठी, सिर्फ एक चीज, अधूरा इंसाफ पूरा करना। अब तू मैं है और मैं तू। अचानक थाने की सारी लाइटें बुझ गईं। रीना की आत्मा ने नेहा को घेर लिया और उसकी चीख पूरे थाने में गूंज उठी। फिर सब शांत हो गया। सुबह होने पर थाने की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। पेंट उखड़ गया था और फर्श से खून की पतली लकीरें बह रही थीं। थाने के बाहर अब नया बोर्ड लगा था, इंस्पेक्टर नेहा माथुर ऑन ड्यूटी। कोई ध्यान नहीं दिया कि इस नाम में रीना और नेहा दोनों मिल गए थे। गांव में जो 2-3 लोग बचे थे वो दूर से देखकर बोले, फिर से कोई आ गया वहां, पर चेहरा कुछ अजीब है। रात होते ही थाने के बाहर अजीब घटनाएं होने लगी। कुत्ते बिना वजह भौंकते, पक्षी आसमान में गोल चक्कर काटते और हवा में फुसफुसाहट फैल जाती। रिपोर्ट सबमिट करो, केस अधूरा है। एक बार एक ट्रक ड्राइवर रास्ता भूलकर थाने के पास पहुंच गया। अंदर से आवाज आई, अंदर आइए, शिकायत दर्ज कराइए। वो जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह उसकी जीप बाहर मिली, पर ड्राइवर कहीं नहीं था। टेबल पर नई फाइल रखी थी, केस नंबर 667 दर्ज। तीसरी रात आसमान फिर लाल हो गया। बादलों में नीली बिजली चमकी और खून जैसी बारिश फिर से शुरू हो गई। नेहा बाहर निकली। अब उसके बाल खुले थे, आंखों में नीली आग थी और वर्दी पर खून के छींटे सूख चुके थे। वो मुस्कुराई और बोली, अब ये थाना मेरा नहीं, इस धरती का कानून है। लाल बूंदें जमीन पर गिरते ही पुराने पुलिस वालों की आत्माएं फिर लौट आईं। सब रीना के चारों ओर खड़े थे, या शायद अब नेहा रीना के चारों ओर। उसने आदेश दिया, हर झूठे को सजा दो, हर अपराधी को यहां खींच लाओ। और तभी आसपास की सड़कें हिलने लगीं। कई मील दूर तक रात को लोगों ने सायरन की आवाज सुनी, जो हर तरफ गूंज रही थी। सुबह तक जगतपुर फिर लाल हो चुका था। ना खेत बचे, ना घर, बस एक टूटा हुआ थाने का बोर्ड, जिस पर अब लिखा था, जगतपुर पुलिस स्टेशन, मौत की पोस्ट। सरकार ने फिर से रिपोर्ट भेजी, टीम लापता, क्षेत्र में प्रवेश वर्जित। फाइल नंबर वही थी, 666। कई साल बाद एक पत्रकार उस इलाके में डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंची। वो बोली, लोग कहते हैं यहां कोई आत्मा है, मैं सच्चाई दिखाऊंगी। वो कैमरा लेकर अंदर गई। थाने में धूल थी, जाले थे, पर एक कुर्सी पर किसी ने ताजा कॉफी रखी थी
और सामने एक फाइल खुली थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, नई रिपोर्टर गुमशुदा। पीछे से किसी की ठंडी आवाज आई, केस नंबर 668 दर्ज। कैमरा गिरा और स्क्रीन पर बस एक नीली वर्दी दिखाई दी। लाल बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। कहते हैं, अगर रात को कहीं दूर सायरन की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कहीं ना कहीं रीना माथुर अब भी ड्यूटी पर है, और उसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती।